बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी। मैंने कई साल ऑफलाइन क्लासेस ली पहले, तो उस समय पर ज़्यादा ऑनलाइन का स्कोप था भी नहीं, लेकिन 2020 के बाद फिर ऑनलाइन बढ़ती गई, ऑफलाइन कम होती गई, और जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए पीछे रह गए। तो आपको स्मार्ट कैसे बनना है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। अपने लिए सीख रहे हैं बहुत सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए सीख रहे हैं, लेकिन जो अपने लिए सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रोल है कि आप समाज में योग की जागरूकता फैलानी है, योग को कैसे यूज कर सकते हैं। विशेष तौर पर आज के समय में एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो बीमारियां आज के टाइम पे चल रही हैं, जीर्ण रोग, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, ये वो बीमारियां हैं जिनका आपको इलाज नहीं मिलेगा कभी। इलाज उनका होता है जो दवाई खाकर ठीक हो जाए, ये इलाज नहीं होता। आपको जिंदगी भर दवाई खानी है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि डॉक्टर्स कंफ्यूज करते हैं कि आपको योग नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन ला देते हैं। जबकि आप देखिए सिर्फ योग के द्वारा और अपने आहार पर नियंत्रण करके आप बहुत लंबे समय तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आपको वो चीज़ सीखनी है कि योग आपको कैसे फिट रख सकता है, और यही संदेश आपको समाज में फैलाना चाहिए। अपने से सीखना है, जो लाभ योग से आपको होगा वो अपने पहले सबसे अपने परिवार से शुरू करना है, अपने आस पड़ोस में। और देखिए प्रोफेशनल यूज देखें तो योग का प्रोफेशनल यूज भी कम नहीं है, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं सिर्फ हमें अपने लिए करना है तो आप निःशुल्क सेवा कीजिए करोगे, लेकिन जो आपने सीखा है उसे फैलाना जरूर है, क्योंकि आने वाले समय की बहुत बड़ी जरूरत है। आप देखिए वैसे इसका अब तक कोई एक्चुअल टाइम नहीं बता पाया पतंजलि सूत्र कितनी पुरानी है। कई पुस्तकों में जैसे 5 से 6,000 वर्ष पूर्व लिखी हुई पुस्तक बताते हैं। तो जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में सांख्य और योग जो बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, दोनों काफी कुछ सेम है। और सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुनियों में मैं कपिल मुनि के समान हूँ। कपिल मुनि ने सांख्य योग लिखा है। तो आप देखिए सांख्य योग कितना पुराना होगा। और ये जो हमारा पतंजलि सूत्र है ये काफी कुछ सांख्य योग के ऊपर डिपेंड है। जो तत्व ज्ञान सांख्य योग में है वही पतंजलि सूत्र है। तो इतनी प्राचीन पुस्तक जो कई हजार वर्ष पूर्व लिखी गई और आज के समय में भी उतनी ही यूजफुल है, तो इनको आपको और आगे बढ़ाना है। तो पहला एक आपको ये रखना है। दूसरा देखिए आपका योग के अंदर हम जब भी कोई पाठ्यक्रम का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है उस तरह से पतंजलि योग सूत्र के ऊपर डिपेंड है। जिसमें दूसरे अध्याय में 29वें सूत्र के अंदर उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। जब नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमारा जो आसन है वो तीसरा में है अष्टांग योग का, और प्राणायाम चौथा। प्राणायाम की परिभाषा में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदम प्राणायाम। उसमें सिद्धि के पश्चात श्वास प्रश्वास की गति को तोड़ना प्राणायाम है। किसमें सिद्धि के पश्चात? आसन की सिद्धि के पश्चात। तो हमारा जो शरीर है ये साधन के रूप में उठाया गया है। इस साधन के द्वारा हमें साध्य समाधि की तरफ जाना। तो शरीर सबसे पहला साधन है इस मार्ग पर चलने के लिए। इसीलिए आसन के द्वारा शरीर में स्थिरता और दृढ़ता लाना तो मेन हमारा एम है। आसन हमें 3 प्रकार के बताए गए हैं मुख्य रूप से। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं आसनों के, तो आसनों को 3 पार्ट में बांटा गया है।
कल्चरल पोज, मेडिटेटिव पोज, रिलैक्सेटिव पोज। रिलैक्सेशन पोज कौन कौन से होते हैं? जैसे शवासन, मकरासन या शशांकासन, जिनमें हम विश्रामात्मक आसन, जिनमें विश्राम करते हैं। दूसरा आता है कल्चरल पोज, शरीर संवर्धनात्मक पोस्चर्स। शरीर संवर्धनात्मक पोस्चर्स कौन कौन से हैं? जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न मूवमेंट करते हुए शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों को हम लचीला और सुदृढ़ बनाते हैं। ध्यानात्मक आसन कौन से हैं? जिन आसनों में पैरों का एक बेस बनता है और स्पाइन उसके ऊपर सीधी रहती है, जैसे पद्मासन, अर्धपद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, गोमुखासन, ये सब ध्यानात्मक आसन है। तो मेडिटेटिव पोस्चर में समझिए जैसे आपने स्टैंड खड़ा करना है, कोई भी पिलर खड़ा करना है तो नीचे स्टैंड देते हैं, फिर उसके ऊपर पिलर को खड़ा करना है। उसी तरह से हमारा मेडिटेटिव पोस्चर है। मेडिटेटिव पोस्चर में हमें लंबे समय तक एक ही अवस्था में स्थिर बैठना होता है, इसीलिए ये पद्मासन और पद्मासन, वज्रासन, इनमें हमारे पैर स्थिरता के साथ एक बेस का काम करते हैं और स्पाइन इसके ऊपर सीधी रहती है। तो उस अवस्था में जब हम आगे की अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, तो वो हमें लंबे समय तक स्थिरता देने के लिए पोस्चर अच्छे होते हैं। तो हमारे जो कल्चरल पोज है या रिलैक्सेशन पोज है, उनका मेन एम है किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर के लिए अपने शरीर को तैयार करना। कल्चरल पोज कौन कौन से हैं? शरीर संवर्धनात्मक पोस्चर, जिन पोस्चर्स में हम अपनी स्पाइन की मैक्सिमम मूवमेंट करते हैं, लेग की स्ट्रेचिंग करते हैं। हम जब ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं तो शरीर को मूवमेंट की जरूरत है, उस समय स्थिरता है, शरीर को बिना कष्ट के लंबे समय तक बैठना है। लेकिन जब हम कल्चरल पोज की बात करते हैं तो वो पोस्चर्स जो हमारे शरीर में विभिन्न मूवमेंट्स को देते हैं। जैसे हम स्पाइन के मूवमेंट की बात करें तो स्पाइन के नॉर्मली 6 मूवमेंट, 7 मूवमेंट सब करते हैं। जैसे एक मूवमेंट फॉरवर्ड बेंडिंग, एक मूवमेंट बैकवर्ड बेंडिंग, राइट साइड बेंडिंग, साइड स्ट्रेचिंग, एक लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग, एक राइट साइड ट्विस्टिंग, लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग। 7वां मूवमेंट है आपका स्ट्रेचिंग, हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हुए जैसे ताड़ासन। और 8वां मूवमेंट है जैसे शीर्षासन, उसे प्रेस करना है, तो आप सिर के बल पैर ऊपर करते हैं तो प्रेस करते हैं। तो मतलब से 8 मूवमेंट है। दोनों तरफ आगे पीछे बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग और ऊपर से प्रेस करना है। इसमें शीर्षासन और शवासन भी हमारा स्पाइन पर प्रेशर होता है। तो हमारे जो शरीर संवर्धनात्मक आसन है, उनका मेन एम होता है स्पाइन की 8वां मूवमेंट को करवाना। डेली बेस पर जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं योग करवाने का, तो आपके प्रोग्राम में इस टाइप के पोस्चर, चाहे आप खड़े होकर करवा रहे हैं, बैठकर, लेटकर, किसी भी अवस्था में पाए, लेकिन आपके 8वां मूवमेंट कवर होने चाहिए। जैसे लेटकर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करवानी है, हलासन है, बैठकर फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन है, खड़े होकर कर रहे हैं, पादहस्तासन है। हर अवस्था में आपके सारे पोस्चर्स और 8 मूवमेंट कवर होती हैं। 8 में 6 मूवमेंट कवर होती हैं, 7 और 8 में थोड़ा सा अलग पोस्चर्स हैं, तो 6 मूवमेंट ज़्यादातर हर स्थिति में कवर होती हैं। तो आपका जब हम सेशन बनाते हैं तो एम ये रहना है कि इसके 6 मूवमेंट्स हैं वो जरूर पूरी होनी है। और ताड़ासन या बैठकर पर्वतासन, उसको स्ट्रेच करना, शीर्षासन हर कोई नहीं कर पाता। उसके लिए आजकल नया पैटर्न चल रहा है एरियल योगा, अब सुना ना आपको भी? देखिए जब आप योग के फील्ड में आ गए तो कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। जैसे जो प्रमुख योगी पुराने काल के रहे या जो वर्तमान काल में, जैसे DKS आएंगे, आप नाम सुना है? DKS आएंगे योग के क्षेत्र में आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति DKS आएंगे हठ योग में आयंगर। देखिए हमारा जो आज का आधुनिक योग चल रहा है, इसको माना जाता है कि श्री कृष्णमाचार्य जी द्वारा ये जो आधुनिक योग हम कर रहे हैं तो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सन 1930 के आसपास। कृष्णमाचार्य, उनके 2 शिष्य थे, एक जॉयस जी थे और एक DKS आयंगर। और DKS आयंगर की कई बुक्स बहुत फेमस है, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े योगी इस आधुनिक काल से। उनके आसन आप देखोगे 80 साल की एज में भी आपको लगेगा कि उनके शरीर में हड्डी है, बहुत ज़्यादा
उनकी एक बुक है लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन योगा, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कभी। मैं उसके लिए आपको उसके जो फोटोग्राफ मैं आपके ग्रुप में डालूंगा। तो आपको जो आधुनिक समय के मुख्य योगी हैं या जो चीज़ें चल रही हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे हम जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए एरियल योग होता है। तो क्या करते हैं कि छत पर खूंटी लगाकर रस्सी या कपड़े का वो स्ट्रक्चर बनाना, उसमें उल्टा ऊपर लेटना, रस्सी के ऊपर। जैसे पहले बहुत सारा दिखाओ मलखम चलता था, खंबे के ऊपर योग करना, या महाराष्ट्र में फेमस था रस्सी के साथ योग करना। तो एक प्रकार से उन्हीं चीज़ों को उन्होंने आधुनिक चीज़ से जोड़ दिया। तो क्या करते हैं, वो छत पर पिलर लगा दिया या खूंटी लगाकर उसके साथ रस्सी या वो कपड़े का स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो उसमें आपको पैरों को फंसाकर उल्टे देखना। तो थोड़ा सा ये कि जो आपका शीर्षासन में प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा और इन्वर्स पोस्चर का आपको लाभ मिल जाएगा। तो कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जो हमें टाइम के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं। जैसे आप आज के समय में देखेंगे तो शीर्षासन बहुत सारे लोगों को नहीं कर सकते, जिनको टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि टाइम के हिसाब से बहुत सारे लोगों के साथ रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जाती है, तो हमें उसका अल्टरनेट ढूंढना होता है। जैसे आप देखिए कि अगर किसी को केवल डायबिटीज है तो आप बहुत सारे पोस्चर्स करवा सकते हो। लेकिन क्या होता है, डायबिटीज का हाई ब्लड प्रेशर भी है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, तो आप लिमिटेड पोस्चर्स करवा सकते हैं। तो उस तरह की क्या होता है, जब आपको किसी पेशेंट के लिए खासतौर पर आसन का ग्रुप बनाना है तो करवाने से पहले जो मुख्य में होता है क्या नहीं करवाना, आपको लाभ से पहले सावधानियां उठानी जरूरी है। क्या होता है, देखिए कई बार लोगों ने टीवी पर कार्यक्रम देखा, अब स्वामी जी ने बताया शीर्षासन के लाभ, शीर्षासन से आपके बाल घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, आप बहुत सारे लाभ बताना शुरू किए। अब व्यक्ति ने देखा है लाभ तो बहुत सारे हैं। एक तो स्वामी ने बताया कि इसमें जो है मैट ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप गिरो तो बच जाए, अब वो तकिया मैट लेके चले गए। स्वामी ने बताया किसे नहीं करना, कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को, इनको जिनको नहीं करना, वो तो सुन नहीं पाए, वो मैट लेके करना शुरू कर दिया। फिर चक्कर आए, कहते हैं स्वामी जी कर दे रहे हैं, फिर स्वामी जी ने गलत कर दिया। तो क्या है, इसमें पहले आपको कोई भी आसन बताने से पहले उनको सावधानी बतानी है कि किस व्यक्ति को कौन सा आसन नहीं करना। और ये आपको एक बेसिक देखिए चार्ट के रूप में रजिस्टर में मेंटेन करना है। एक तो अलग अलग आसन जो आप अभ्यास कर रहे हैं, उस आसन के लाभ और किसे वो आसन नहीं करना। दूसरा, एक सेट बना सकते हैं बीमारियों के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कोई भी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, उसमें कौन कौन से आसन लाभकारी हैं और कौन कौन से ऐसे आसन जो बिल्कुल भी नहीं करने होंगे। डायबिटीज है, कौन कौन से आसन उनके लिए लाभकारी हैं और कौन कौन से आसन नहीं करने। तो उसमें आपको जब किसी एक बीमारी वाले व्यक्ति को आप आसनों का सेट करवा रहे हैं तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन जरूर बताना है कि किस किस बीमारी में आसन नहीं करने होते। तो आपको जब आसनों का सेट करा रहे हैं किसी को सिखाने के लिए, तो विशेष तौर पर सावधानियों का पहले ध्यान रखना है। तो कल्चरल पोज जो है हमारे शरीर संवर्धनात्मक आसन, उनका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला शरीर के अंदर लचीलापन बढ़ाना। शरीर जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, आपका मस्तिष्क मन की तनाव मुक्त रहेगा। हमारा जो शरीर और मन ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर पर जो बीमारियां आती हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां मन के दुष्प्रभाव के कारण होती हैं। मनोकायिक रोग, साइकोसोमैटिक डिसीज। मन सूक्ष्म है, उसे हम डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। हमारे शरीर में दो पार्ट है, एक जड़ एक चेतन। स्थूल जो हमारा शरीर दिख रहा है और चेतन या सूक्ष्म जो हम नहीं देख सकते। तो देखिए हमारे ऋषि ने कई हजार वर्ष पूर्व इस चीज पर रिसर्च की कि शरीर में दो पार्ट है, जड़ और चेतन। जब तक चेतन पार्ट है एक जड़ भी जड़ है। एक मृत शरीर में और जीवित शरीर में जो अंतर है वो केवल उस प्राण का एक चेतन का है, बाकी सारे अंग सेम है। शरीर में कोई अंग साथ नहीं जा रहा है, तो चेतन तत्व है। तो वो जैसे निकला चेतन तत्व, तो हमें उस चेतन तत्व को पकड़ना होता है। हमारे आध्यात्मिक तत्वों के अनुसार क्या बताया गया है कि हमारा जो शरीर के अंदर चेतन तत्व है उस परमात्मा का ही अंश है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। सृष्टि में हमारी पृथ्वी साधन का पूरा ब्रह्मांड है, वो गतिमान है।
उसमें हमारा शरीर गतिमान है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है हमारे शरीर का, तो बड़ी सरलता से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो तत्व जिसे हम बाहरी शक्ति मानते हैं वही हमारे अंदर है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है चेतन तत्व का साक्षात्कार करना। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? मन से, तो मन को करना है, और आसन उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है मन को पकड़ने के लिए। आप देखिए मन की गति कितनी तेज होती है। आप बैठे हुए अभी सूर्य के बारे में विचार करो, सूर्य की छवि दिखाई देने वाली है। आप चंद्रमा का विचार करो, चंद्रमा की आप अभी एफिल टावर के बारे में सोचो, उसकी छवि बन जाएगी। यही बैठे बैठे सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आप विचार कर सकते हैं। तो जो ये ब्रह्मांड की संरचना का जो हमारे ग्रंथों में उल्लेख है, कि हमारे ऋषि मुनियों ने इन प्रकार से उसी मन की गति के ही द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया। आप देखिए आज के टाइम में इतनी सैटेलाइट है, इतनी दूरबीन है, तब भी हम एक्यूरेट ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। और हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार कई लाख वर्ष पूर्व उस ज्ञान को दे दिया, वैसे नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो उस मन की गति को नियंत्रित करने में सक्षम थे। मैं जब छोटा था कई बार विचार करता था, जब मैं पहली बार पृथ्वी के बारे में सुना, जैसे पढ़ते हैं ये गोल है, तो बड़ा परेशान होता है गोल किस तरह से है। तो एक जैसे बच्चों में एक विचार आता है, मुझे लगता है बॉल की तरह गोल है, बीच में हम लोग हैं, नीचे पानी है, ऊपर ऐसा एक सर्किल के अंदर है, कवर है। फिर जैसे बड़े होते गए फिर पढ़ते हैं, तो मैं बता रहा हूँ हम तो बिल्कुल बाहरी सतह पर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हम पृथ्वी की बिल्कुल बाहरी सतह पर है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हम टिक भी नहीं पाते। तो फिर जब मैंने 9th में एक पृथ्वी का जो है ना कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कि करोड़ों वर्ष बाद जब ये धीरे ठंडे होने शुरू करती, फिर एक सेल वाले जीव शुरू हुए, फिर जलीय जीव शुरू हुए, धीरे धीरे शुरू हुए। तो मेरे मन में 9th क्लास में पहले और विचार आया कि यदि जीवन नहीं था तो ये कई करोड़ घूमते हुए गोलों को कौन देगा? और ब्रह्मांड का कुछ छोड़ नहीं, आप ही जानते हैं ब्रह्मांड कहाँ तक करा हुआ है, कितना बड़ा है। तो जब कहीं भी जीवन नहीं है, क्या खाली पत्थर गोले घूम रहे हैं? अफसोस हो गया, भारत के लाने के लिए सबसे अच्छा सवाल है। आप देखिए पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं है, और कहीं भी जीवन नहीं है तो क्या खाली गोले घूम रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये तो जीव विज्ञान का तर्क है कि सृष्टि ऐसे हुई, क्योंकि हमारा जो तथ्य है वो अलग है। आप प्राणी मन पढ़ोगे तो उनका तथ्य अलग है। तो ये फिलॉसफी का हो जाता है, आखिर जीवन की उत्पत्ति का क्या कारण है और हम कहाँ जा रहे हैं। अधिकांश लोग एक एज के बाद उनकी प्रकृति की तरफ जा रहे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। यंग एज में गाने बहुत चलते हैं, डांस, घूमना फिरना, और 50 के बाद धीरे धीरे करके चीज़ों में मुँह लगता है, परिवार के प्रति मुँह हटने लगता है। क्योंकि हमारा मेन जो एम है वो स्वयं का साक्षात्कार है, स्वयं को जानने का प्रयास करना, उस तत्व को जानने का प्रयास करना जो वास्तविकता में उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। और देखिए इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अलग से कोई स्थिति प्राप्त नहीं है, कोई योगी ही रहे जिन्होंने यहाँ तक पहुँच के उन पुस्तकों को लिखा। जितनी भी हमारी पुस्तक है, आप हर किसी का पढ़िए, स्वामी स्वात्मानंद जी की। स्वात्मानंद जी ने पतंजलि योग सूत्र को पढ़ने के बाद उसके आधार पर अपना अभ्यास किया, और अपने अभ्यास द्वारा जो सिद्धि मिली उन्होंने पुस्तकबद्ध कर दिया। धीरण मुनि ने अपने अलग प्रैक्टिस की, उन्होंने जो प्रैक्टिस में चला उन्होंने पुस्तकबद्ध कर दिया। बेस पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि सूत्र में उन्होंने सिर्फ योग को डिफाइन किया है, उन्होंने योग करने का तरीका नहीं था, अब कौन सा आसन करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ योग को डिफाइन किया, और बाकी आने वाले योगियों ने उसी को फॉलो करते हुए अपने आप का जो अनुभव किया उनके द्वारा वो पुस्तक लिखी। तो ऐसा में वो काम आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आधुनिक पैटर्न में योगी उतारों में स्वामी राम जी, आपने देहरादून में सुना होगा, जौहरी ग्राम के पास हिमालयन हॉस्पिटल है, बहुत फेमस होता है हॉस्पिटल है देहरादून के अंदर। तो वो स्वामी राम जी द्वारा ही बनवाया गया था, उनकी ट्रस्ट द्वारा। तो उनके आश्रम में, ऋषिकेश में आश्रम है साधना मंदिर के नाम से, करीब 1.5-2 साल रहा आश्रम। तो स्वामी राम जी की डेथ 96 के लगभग हो गई थी। मैं 97 के बाद फिर वहाँ जाना शुरू हुआ था, जब मैं योग करके आ गया था। तो वहाँ पर रहते हुए मैंने स्वामी राम जी के बारे में बहुत जाना,
तो स्वामी राम जी एक साधारण व्यक्ति थे, पौड़ी गढ़वाल के पास के रहने वाले, ऋषिकेश में आए और आकर उन्होंने एक आश्रम में एज अ सेवादार काम करना शुरू किया, जैसे नौकरी की तलाश में लोग आते हैं। तो उस आश्रम में जो स्वामी जी थे वो योग अभ्यास करते थे और पुस्तक लिखते रहते थे। तो स्वामी राम जी पुस्तक पढ़ते रहते थे, उन्हें पुस्तक पढ़ते पढ़ते इच्छा शाना शुरू हुआ। बाद में वो उनकी स्वामी जी की पुस्तक लेके चले गए अपना अभ्यास करने। उन्होंने खुद की जीव लिखा है जीवी में कि मैंने वो गलती की थी कि स्वामी जी की पूरी रिसर्च पेपर मैं ले गया, लेकिन मैं योग प्रति इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि मुझे लगा कि मैं इसको पढ़कर आगे बढ़ सकता हूँ। और मैंने उस पुस्तक को पढ़ते हुए जो अभ्यास स्वामी जी ने किया था वो अभ्यास में आगे बढ़ा और उस टाइम पे बहुत बड़े ही हो गए स्वामी राम जी, बहुत फेमस हो गए। उन्होंने ऋषिकेश में पहले आश्रम बनाया, फिर वो विदेश चले गए। अमेरिका में जाकर उन्होंने लोगों को योग से इंट्रोड्यूस करना शुरू किया 80 के दशक के आसपास। उस समय पर अमेरिका आधुनिक काल में चल रहा था और इंडियन पद्धति को लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बना रहे थे उस समय पर। तो उन्होंने योग को जब प्रचार प्रसार शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इस चीज़ का कि योग कुछ नहीं है। तो स्वामी राम जी ने वहाँ पर ये बोला कि मैं योग द्वारा समाधि में जा सकता हूँ, अपने आत्मा को बाहर निकाल सकता हूँ। तो डॉक्टर से उन्होंने ठीक है प्रमाण करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभ्यास करते हैं, बैठ के जैसे वो लिटायर और लिटायर उनके ऊपर सारे इक्विपमेंट लगा दिए, ECG मशीन है जैसे ब्रेन मैपिंग का होता है। क्या होता है कि आप अगर कितने भी गहन ध्यान में चले जाओ लेकिन फिर भी जीवन में कुछ लक्षण रह जाता है जो ECG में आपको शो होते रहेंगे, ब्रेन मैपिंग द्वारा शो होते रहेंगे। ब्रेन को क्या केवल वो कंट्रोल करते हैं उधर से, लेकिन आप ECG को नहीं कंट्रोल कर सकते, वो आपके हार्ट बीट को ध्यान रखते हैं। तो स्वामी जी ने वो 5-6 डॉक्टर साहब बैठा था उनके सामने बैठ गए और 2-3 मिनट बाद उन्होंने जीवन के सारे लक्षण हटा दिए और गहन ध्यान में जाकर जैसे कहते हैं समाधि में चले जाओ, इस शरीर के अंदर जीवन में कोई लक्षण नहीं थे। तो डॉक्टर घबरा गए, उन्होंने सोचा शायद व्यक्ति ने अपनी श्वास को तो ज़्यादा रोक लिया एक्साइटमेंट में कि मर गया। तो मेरा नाम बहुत तगड़ा हुआ है कि मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट करेंगे और उसी हो जाए तो उनको तो वो समय बड़े परेशान रहे। लेकिन बाद में जब वो स्वामी राम जी उसके बाहर आए तो उन डॉक्टर्स ने तो गुरु मान लिया और उसके बाद आप देखिए अमेरिका में बहुत फेमस पर्सनैलिटी बन गई स्वामी राम जी। जर्मनी में आश्रम है, अमेरिका में आश्रम है, जापान में आश्रम है, उन्होंने फिर वो जो हॉस्पिटल खोला वो वहीं से ट्रस्ट करके खुलवाया हॉस्पिटल। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत 90 के आसपास। तो योग को